ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 521, जातियों के बीच सदमा। रुको, क्या ये शैडो हॉटक्लान की प्रतिभा नहीं है? आश्चर्य की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी, जिसने तुरंत सभी का ध्यान गड्ढे में फंसे छायादार व्यक्ति की ओर खींचा। उनके शब्दों की पुष्टि करने के लिए हर कोई छायादार वस्त्र पहने एक समूह को देख सकता था जो जमीन पर गिरे व्यक्ति के बगल में जल्दी से दिखाई देता था। उसके शरीर में फंसे कदमों को उखाड़ने के 1 मिनट बाद ही वे सभी तुरंत दूर चले गए। क्या गलत हुआ? दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत की हैरान आवाज गूंजी। जैसे ही दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी आंखों में अभी भी सदमा चमक रहा था। वह हमला या वे भले, उसने कहा। उसकी नज़र छायादार कबीले के पीछे थी जिसने तेजी से उनकी प्रतिभाओं को छीन लिया और दूर चले गए, निस्संदेह चिकित्सा सहायता लेने की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, उसके साथ क्या गलत है? दिव्य ईथर संप्रदाय के नेता ने भौहें उठाकर पूछा। हमले ने मेरे पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। दिव्य ईथर संप्रदाय के नेता के शब्द गूंज उठे और दूतों के चेहरे तुरंत ही बदल गए। यह असंभव है, उनमें से किसी को भी उस शक्ति स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए था, दिव्य ईथर संप्रदाय ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इससे पहले कि वे आगे की पंक्ति में बैठे प्रथम श्रेणी के कुलों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी अन्य प्रथम श्रेणी और अत्यधिक प्रसिद्ध कबीले जैसे कि शैडोहॉर्न कबीले के साथ ऐसा करने में सक्षम था, तो वह केवल उनमें से एक हो सकता है, या दुष्ट जाति के प्रतिभाशाली व्यक्ति जिनकी शक्ति और ताकत का स्तर अन्य कुलों के बहुमत के लिए गुप्त था। अगर ये दुष्ट कबीले का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। ये वह विचार था जो पहले दर्जे के कबीले के दूतों के दिमाग में जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रहा था, जो एक दूसरे को घबराहट से घूर रहे थे। लगता है कि मेरे शब्दों से किसी को ट्रिगर किया गया है। सिस्टम का मजाक उड़ाने वाला स्वर ज़ेरा के सिर में गूंज उठा जब वह जंगल के उस क्षेत्र के बाहर एक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे पहाड़ की चोटी पर आलसी ढंग से बैठा था जहां उसने आखिरी बार लड़ाई की थी। तुम कुछ भी ट्रिगर नहीं करते, ज़ेरा ने एक खर्राटे के साथ कहा, जबकि दुष्ट चश्मा लगातार उसके सिर में बज रहा था। इसका क्या कारण हो सकता है? ईर्ष्या से कि मैं किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा हूं, या ये कि तुमने अपना सर्वोच्च डोमेन खो दिया है, या दोनों? सिस्टम ने खुद से पूछा, जबकि ज़ेरा ने खर्राटे लिए फ्लिफी की ठुड्डी को रगड़ते हुए, जो लगातार उसकी गोद में म्याऊं कर रही थी। मुझे वास्तव में अपने डोमेन की याद आती है। मैं अब इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? ज़ेरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसे बस इतना पता था कि अपनी शक्ति वापस पाने के बाद डोमेन अब उसके कौशल का हिस्सा नहीं था। तुम अपंग हो जाने के बाद हमेशा के लिए इसे खो चुके हो, वापस नहीं आ सकते। फिर भी मुझे लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम आसानी से एक डोमेन विकसित कर सकते हो। अगर आप अपने पास मौजूद हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत खास है। सिस्टम ने मजाक उड़ाया और साथ ही सलाह भी दी। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, उसने झुंझलाहट में जोर से कहा। ठीक है, यही तो 10,000 परिवर्तन संप्रदाय करेगा, सिस्टम ने जवाब दिया जब अचानक फ्लिफी ने अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखने की कोशिश की, जबकि ज़ेरा ने एक भान उठाए और आसमान की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य के साथ वह देख सकता था कि आसमान काला पड़ने लगा था और कोई भी उसकी सतह को तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह लहराते हुए देख सकता था। मुझे लगता है कि पहला घंटा बीत चुका है, उसने सोचा और तुरंत उसने ये कहा। धमाका! उसके नितंब के नीचे का पहाड़ अचानक से टूट गया और ज़ेरा तेजी से नीचे की ओर उड़ गया। कबूम! एक विनाशकारी विस्फोट हुआ और ज़ेरा ने तुरंत अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके शरीर की हड्डियां जोर से कराह उठीं। लेकिन अगले ही सेकंड में एक तिरस्कारपूर्ण खर्राटों की आवाज़ आए और उसने तुरंत अपने पैरों पर दबाव डाला और तुरंत गड्ढे से बाहर निकलकर धीरे से जमीन पर गिर गया, चारों ओर विभिन्न पहाड़ों को देखते हुए जो जमीन पर गिर गए थे और यहाँ तक कि दूर दूर तक फैले बागानों ने भी अपने सिर जमीन पर झुका लिए थे। पहला दबाव आखिरकार कम हो गया, ज़ेरा ने जोर से सोचा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी हरकत भी बलपूर्वक कम हो गई थी, हालांकि बहुत कम। मुझे आश्चर्य है कि अगर पहला दबाव पहाड़ों को मलबे में बदल सकता है तो दूसरा दबाव कितना जोर से मारेगा, उसने सोचा। तुम यही सोच रहे हो? सिस्टम ने पूछा और ज़ेरा ने भौहें उठाईं। और तुम किस बारे में सोच रहे हो? उसने पूछा। मैं सोच रहा हूं कि अब प्रतिभाशाली लोग कितने उन्मत्त होंगे। यह एहसास कि अगर वे एक दूसरे को और अधिक नष्ट नहीं करेंगे तो शायद दूसरे दबाव से उनका सफाया हो जाएगा, सिस्टम ने जवाब दिया। मुझे परवाह होती अगर मैं उन सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता, ज़ेरा ने कहा और एक बार फिर अपनी पीठ जमीन पर पटक दी और झपकी लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अचानक अपनी आंख खोली और देखा कि कुल 5 बड़े पक्षी उसके चारों ओर घूम रहे हैं और उनके ऊपर 5 अलग अलग नस्लों के कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जमीन पर दबा हुआ है और हिल नहीं पा रहा है।
इसे मेरे ऊपर छोड़ दो मालिक, मैं जल्दी से उसे उसके दुख से बाहर निकाल दूंगा। एक अजीब पक्षी के चेहरे वाला एक विदेशी प्राणी बोला, और तुरंत ही वह आसमान से हटकर ज़ेरा के बाईं ओर चला गया और तुरंत ही उसकी ओर सरक गया। हवा में हिंसक रूप से चाबुक के फटने की आवाज़ गूंजी। ज़ेरा का चेहरा नीचे झुका, पक्षी के चेहरे पर भयावह मुस्कान को देखते हुए और उस युवक के हाथों पर मौजूद ब्लेड लंबे लबादे को देखते हुए जो तेजी से उसकी ओर उड़ रहा था। उसका चाबुक उसके सिर के ऊपर उठा हुआ था। आह, कितना दुखद है, ज़ेरा ने खुद से सोचा, क्योंकि उसने अचानक अपना ध्यान उस सिस्टम पर लगाया जो वर्तमान में बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अरे सिस्टम, हाँ, मेरा दुष्ट सेवक, अगर उस पक्षी के सिर ने मुझे उस ब्लेड वाली चेन से मारा तो मेरे जीवन से कितने साल कम हो जाएंगे? ज़ेरा ने पूछा। शायद 2 सेकंड, सिस्टम ने जवाब दिया। और अगर मैं उसे उस ब्लेड वाली चेन से मारूं तो उसके जीवन से कितने साल कम हो जाएंगे? उसने एक बार फिर पूछा। शायद बेचारे पक्षी के जीवन के 200 साल। तस्क तस्क तस्क, कितना दुखद। अध्याय 522, ज़ेरास द एविल मिनियन। चिंता मत करो बेचारे, एक अच्छे दिल वाले भाई के रूप में मैं तुम्हें इस बुरे दबाव से मुक्त करूंगा। पक्षी की आवाज़ गूंजी और वह जोर से हंसा। तुरंत वह ज़ेरास से 5 मीटर दूर अपनी विशाल वाइवन सवारी के साथ पहुंचा। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थीं क्योंकि इसने तुरंत चाबुक को तेजी से आगे बढ़ाया, ज़ेरास की छाती पर तिरछा कट लगा दिया। टस्क टस्क टस्क, क्या क्रूर पक्षी है, सिस्टम की आवाज़ गूंजी जब चाबुक हिंसक रूप से ज़ेरा की छाती पर टकराया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक ऐसा हमला था जो हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाएगा, और पक्षी कह रहा था कि वह अपने भाई को मुक्त कर रहा है। वह कितना दयालु है। कर्म, मुझे लगता है कि अब मैं कर्म के नियम को समझने लगा हूँ, ज़ेरास ने सोचा और अचानक अपना दाहिना हाथ चाबुक की ओर बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह हिंसक रूप से उसे वाइवन से खींच ले। हाँ, झटका उस पक्षी से सुना जा सकता था जिसे उसकी सवारी से खींच लिया गया था और उसका चाबुक उसके हाथों से छीन लिया गया था। नीचे की ओर देखने पर वह देख सकता था कि चाबुक अब उस व्यक्ति के हाथों में नाच रहा था जिसे पहले चाबुक मारना था। और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण ने उसे नीचे की ओर खींचा, चाबुक हिंसक रूप से बाहर निकल गया। धमाका, उसके रास्ते में मौजूद जगह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गई क्योंकि चाबुक से एक बड़ी ज्वाला फूट पड़ी और वह हिंसक रूप से खतरनाक तरीके से उसकी ओर बढ़ रही थी। मेरी मदद करो, उसने आकाश में मौजूद अपने साथियों को चिल्लाकर पुकारा, लेकिन वे सभी सदमे में पूरी तरह से जम गए थे क्योंकि उन्होंने देखा कि जलता हुआ कोड़ा हवा में हिंसक रूप से घूम रहा था और बेचारे पक्षी के नितंब की ओर भयानक गति से बढ़ रहा था। तुरंत बेचारे पक्षी की पतलून राख में बदल गई, जिससे उसका लाल नितंब दिखाई देने लगा और फिर ये चीख सबसे तीखी थी जो दृश्य में किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि बेचारे पक्षी का नितंब तुरंत हवा में फट गया और अगले ही सेकंड में वह पतली हवा में गायब हो गया। सुंदर सफेद पंख आकाश से बरस रहे थे। शैडो हॉर्ड कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति के आकाश से गिरने के अंतिम दृश्य को 5 मिनट से भी कम समय हुआ था जब अचानक दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने तीनों संप्रदायों के दूतों की बातचीत के बीच एक बार फिर ध्यान लगाया और तुरंत सभी ने पोर्टल की ओर देखा। उन्होंने जो देखा वह एक पक्षी की दौड़ थी जो जमीन पर गिर गई, चेहरा सपाट करके फर्श पर गिर गई। जब उन्होंने उसे देखा तो दौड़ में शामिल कुछ महिलाओं ने तुरंत ही डर के मारे अपने नितंब बंद कर लिए, जबकि दूतों के चेहरे बदल गए। उनके सामने जो था वह मुलायम ऊतकों और फटी हुई पतलून का बेमिल दृश्य था, लगभग ऐसा जैसे किसी का चेंसो से हिंसक तरीके से बलात्कार किया गया हो। लेकिन माणिक लाल मांस से निकलने वाला धुआं और चाबुक की छाप उनमें से अधिकांश को ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि क्या हुआ था। हा, स्टेडियम में छाई खामोशी को दिव्य युद्ध संप्रदाय के एक बड़े व्यक्ति ने तोड़ा जो अपनी हंसी को नियंत्रित करने में असमर्थ था। लेकिन जैसे ही दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने उसे मौत की नज़र से देखा, उसने तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए। मेरे बेचारे असेरियल, वह कभी किसी की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाएगा, फिर भी उसे इतना चोट लगी। पक्षी की चीख गूंजी और एक आदमी तेजी से उस युवक की ओर दौड़ा और अगले ही सेकंड में रोने की आवाज़ स्टेडियम से गायब हो गई क्योंकि एक बार फिर से एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति को स्टेडियम से बाहर ले जाया गया। आखिर क्या चल रहा है? दूसरी जाति के कुछ दूतों ने तुरंत गुस्से में दहाड़ना शुरू कर दिया और उन प्रथम श्रेणी के कुलों पर जानलेवा निगाहों से घूरने लगे जो उन्हें खाली आंखों से देख रहे थे। एक को अभी अभी 5 भालों से मारा गया है और एक के पिछवाड़े पर हिंसक तरीके से प्रहार किया गया है। क्या प्रथम श्रेणी के कुल हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? उन सभी ने विरोध किया, लेकिन दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। टूर्नामेंट जारी रहेगा, उसने अंतिम फैसला सुनाया, जिससे लड़के चुप हो गए जो अब एक ही बट पर बैठे थे, आसमान की ओर देखते हुए सोच रहे थे कि अगले बेचारे प्रतिभाशाली व्यक्ति की क्या हालत होगी। मुझे मत बताओ, यह उसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, ईथर संप्रदाय के दूत ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, और 10,000 परिवर्तन संप्रदाय के लोगों की भी अब थोड़ी सी आंखें सिकुड़ ली थीं, जिससे मामले की विचित्रता पर उनकी चिंता प्रकट हो रही थी। इस हमले की ऊर्जा तरंग और अराजकता एक जैसी है। यह उसी व्यक्ति द्वारा किया गया था।
सबसे पहले उसने प्रथम श्रेणी के कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को नंगा कर दिया और अब उसने एक व्यक्ति को पीट पीट कर ऊतकों और रक्त के पोखर में डाल दिया। लगता है इस निचले क्षेत्र में एक और पागल मूर्ख प्रकट हो गया है, दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने जंगली मुस्कान के साथ कहा। मुझे उसे वास्तव में देखने की कोशिश करने दो, उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने और पूरी तरह से गोता लगाने से पहले कहा। पहले उसने अपने डोमेन में मौजूद जीवन के लिए किसी भी खतरे के बारे में उसे चेतावनी देने के लिए डोमेन को सक्रिय किया था। बेशक उसे कमजोरों की किसी बचकानी लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब वह इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सकता था और उसने ये पता लगाने का फैसला किया कि आखिर यह खतरनाक व्यक्ति कौन है। और यहाँ मुझे लगा कि उसे उसके पापों का एहसास कराने के लिए मुझे उसे पीली नदियों में भेजने के लिए कम से कम 2 वार करने होंगे। लेकिन कौन सोच सकता था कि उसे सिर्फ एक वार से घसीटा जाएगा। टीएस ज़ेरास ने निराशा के साथ अपनी जीभ चिटकाई, जबकि 4 शेष लोग अभी भी हवा में खड़े थे, ज़ेरास को सदमे में देख रहे थे। तुम कमीने, दहाड़ उन विदेशी जातियों में से एक से आई जिसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा ज़ेरास ने कुछ सेकंड पहले मारा था। तुरंत वह ज़ेरास की ओर नीचे कूदा, जिसने असहाय होकर आह भरी, लेकिन अचानक पक्षी के नीचे का पक्षी अचानक हिंसक रूप से खुद पर पलटा, पक्षी वाले को अपनी पीठ से दूर कर दिया और अगले ही सेकंड में उसने अपना मुंह खोला और उसे जोर से काट लिया। अध्याय 523, एक सच्चा मनोरोगी। अपनी आंखों में सदमे के साथ ज़ेरस ने देखा कि कैसे घोड़ा हिंसक रूप से अपने मालिकों पर टूट पड़ा और आसमान से खून की बारिश हुई। इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि पक्षी की दौड़ थी जो वर्तमान में पक्षी के मुंह में फंसी हुई थी। एक घोड़ा अपने मालिक पर टूट पड़ा, ज़ेरस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन जल्द ही उसे एक असामान्यता नजर आई। घोड़े के झुंड के बीच एक युवा व्यक्ति की असामान्यता, जिसके हाथ उस पक्षी की ओर बढ़े हुए थे जो वर्तमान में युवा पर कड़ी नजर रखे हुए था। अचानक उसने अपने हाथों को एक तरफ मोड़ा और बड़े वाइवन ने पक्षियों को बाहर निकाल दिया जो तेजी से उल्टे होकर नीचे की ओर उड़ गए, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले वह अचानक गायब हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह योग्य हो गया। मैंने तुम्हें हिलने के लिए कभी नहीं कहा था, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम्हारी किस्मत मौत है, उस आदमी ने घोषणा की। उसकी आवाज़ विशालता में जोर से और स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। वह जानवर को नियंत्रित कर सकता है, ज़ेरास ने मन ही मन सोचा जब उसने उस युवा को देखा जिसने बड़े वाइवरन को वापस उसके पास भेजा था, इससे पहले कि वह हाथ का इशारा करे और उसके चारों ओर के अन्य 3 लोग जमीन पर गिर गए और उस पर सवार 3 लोग तुरंत नीचे उतर गए। अब आप सभी की जरूरत नहीं है, चले जाओ, उसने आदेश दिया और ज़ेरा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि उनमें से सभी ने तुरंत दूर जाने से पहले झुककर प्रणाम किया और 5 लोगों का छोटा समूह तुरंत विफल हो गया। केवल नीले बालों वाला युवा व्यक्ति ज़ेरास के साथ रह गया जो उत्सुक भाव से उसे घूरते हुए फर्श पर लेटा हुआ था और वास्तव में उसने ज़ेरा की जिज्ञासा को जगाया। उसे ऐसा लगा कि 5 लोगों के समूह ने एक छोटा समूह बना लिया था जिसमें नीले बालों वाला युवा व्यक्ति उनका नेता था, लेकिन उनमें से एक को उसने मार गिराया और जब दूसरा अपने कबीले के लोगों या बेहतर ढंग से कहें तो समूह के सदस्य का बदला लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसे बॉस ने मार डाला, जिसने फिर दूसरे समूह के सदस्य को जाने का आदेश दिया। ज़ेरास को लगा कि नीले बालों वाला युवक पूरी तरह से एक मनोरोगी था। ठीक है, ये निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है, ज़ेरास ने जोर से कहा जब उसने उस युवक की ओर देखा जो लगातार उसे घूर रहा था, कहने के लिए नहीं। ज़ेरा के पेट पर छोटी बिल्ली। ज़ेरा की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। बिल्ली के लिए कितना? ज़ेरा की आंखों में चमक के साथ युवक की नीरस आवाज गूंजी। वह बिक्री के लिए नहीं है, ज़ेरास ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करने से पहले एक स्पष्ट उत्तर देते हुए कहा। मुझे लगता है कि आप जानवरों को पालने के बारे में कुछ नहीं जानते, जिसका मतलब है कि आपने बिल्ली को अपने ऊपर जबरदस्ती लाद लिया होगा और भले ही वह स्वेच्छा से आपके साथ चली जाए, लेकिन आप नहीं जानते कि उसकी देखभाल कैसे करें और उसकी ताकत कैसे बढ़ाएं। दूसरे शब्दों में उसने रुकते हुए कहा, क्योंकि ज़ेरास ने अपनी दोनों आंखें खोली थीं। तुम इसके लायक नहीं हो। धमाका, और तुरंत उसने ये शब्द कहे, जमीन कांप उठी और फिर धंस गई, क्योंकि ज़ेरास के सामने अंतरिक्ष हिंसक रूप से मुड़ गया। एक विशाल ब्लैक होल दिखाई दिया और फिर तुरंत ही फट गया, क्योंकि वह युवा के सामने आया और अपने पैरों को जकड़ लिया। धमाका, तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ, क्योंकि अंतरिक्ष का शून्य उसकी हथेली में समा गया। उसकी मुट्ठी के रास्ते में एक छोटा ब्लैक होल दिखाई दिया जो तुरंत फट गया और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सूक्ष्म नीली रोशनी से लिपटा हुआ हाथ युवा व्यक्ति के चेहरे की ओर विनाशकारी शक्ति के साथ आगे बढ़ा। रोहन के बाल बेतहाशा फड़फड़ाए, क्योंकि शक्तिशाली मुक्का उसके चेहरे की ओर लहराया। फिर भी उसने अपना एक हाथ उठाया और फिर फुसफुसाते हुए हाथ का संकेत दिया। कौन? तुरंत ही एक विशालकाय सांप का सिर हवा में से प्रकट हुआ। उसका विशालकाय मुंह अथाह गति से चौड़ा हो गया और इससे पहले कि ज़ेरा के हाथ युवक के चेहरे पर पहुंच पाते, मुंह बंद हो गया। ज़ेरास को अपने साथ निगल लिया और दुनिया शांत हो गई।
मुझे बहुत उम्मीद थी, रोहन ने उदास आंखों से सोचा जब उसने अपने सामने खड़े बड़े सांप को देखा, जिसकी त्वचा इस समय लहरा रही थी और उसके पेट में नीचे की ओर एक उभार देखा जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जेरास को अभी अभी निगला गया था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने अचानक जेरास की आकृति को सांप के पेट के ठीक सामने रुकते देखा और सांप ने अचानक अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अरे, वह दर्द की दहाड़ पूरी भी नहीं कर पाया था कि खून और खून का एक हिंसक तूफान बाहर की ओर लहराने लगा, जो एक नारकीय कलाकृति बना रहा था। और एक बार फिर रोहन की नज़र की ओर एक हिंसक मुक्का पहले से दोगुनी तीव्रता के साथ बाहर की ओर लहराया, क्योंकि रोहन का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह दहाड़कर बोला, मोरो। धमाका! एक मुक्का जिसने जेरा की पूरी दृष्टि को ढक लिया। उसने रोहन की छवि को बदल दिया, क्योंकि यह तुरंत रोहन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जेरा के मुक्के की ओर उग्र रूप से टूट पड़ा। जेरा के छोटे से मुक्के के सामने यह एक बच्चे की तरह था जो टाइटन पर मुक्का मार रहा था। फिर भी दोनों हाथ आपस में टकरा गए। विनाशकारी शॉकवेव सीधे आसमान में पहुंची, बादलों को दो भागों में फाड़ दिया, जबकि उनके नीचे की जमीन दो भागों में विभाजित हो गई। लेकिन जेरा का पूरा शक्तिशाली मुक्का उसके ट्रैक में ही रुक गया, क्योंकि वह 10 मीटर लंबे काले फर वाले बंदर को देखने के लिए मुड़ा, जिसने अभी अभी उसकी मुट्ठी को उसके मुक्के से मारा था। और तुरंत जेरास ने एक बार फिर अपने पैरों को जकड़ा और बेतहाशा मुक्का मारा। एक सटीक प्रतिकृति की तरह बंदर ने भी अपनी मुट्ठी को आगे की ओर मुक्का मारा और फिर वे आपस में टकरा गए। काबूम! भयानक शॉकवेव जेरास पर हिंसक रूप से फटी, जो तुरंत घटनास्थल से उड़ गया, जबकि बंदर का हाथ एक बड़े गुब्बारे की तरह हिंसक रूप से फुला हुआ था, जो उसके पूरे शरीर से होकर गुजरा। काबूम! दूसरे विस्फोट ने पूरे आकाश को ढक लिया, क्योंकि बंदर ऊर्जा के कणों में उड़ गया और एक आकृति दूर के पहाड़ से टकराए, उसे पूरी तरह चीरते हुए वह जमीन की ओर बढ़ी और उसमें जा टकराई, जिससे उसके भीतर एक मानव आकार का छेद बन गया। अध्याय 524 अपनी योग्यता साबित करना। कदम 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 कदम, धमाका धमाका धमाका। तेज कदमों की आवाज़ और ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ गूंजी जब जेरा ज़मीन से बाहर निकला, जहां वह टकराया था, और तेज़ी से भयावह गति से उस जगह की ओर बढ़ा जहां रोहन टकराया था। और तेज जेरा अपने सिर में चिल्लाया, और अगले ही सेकंड में उसके पैरों पर एक अजीब सा स्केल दिखाई दिया। जैसे ही बिजली चमकी, उसने तुरंत अपनी गति दोगुनी कर दी जैसे ही वह रोहन के पास पहुंचा, जिसका आकार पहले से ही जगह जगह देखा जा सकता था। अयोग्य, मैं अयोग्य हूँ, जेरा दूर से दहाड़ता हुआ बोला जब रोहन जमीन पर झुका और अपनी एक उंगली को जमीन पर टिकाया, फिर अपना दूसरा हाथ बगल की ओर उठाया, तुरंत जमीन और आसमान में एक चिन्ह बनाया। डॉट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इसके लिए कितना अयोग्य हूँ। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। हजारों जानवरों ने अचानक रोहन को घेर लिया, जो आकाश में घूमते हुए पोर्टल से अंतहीन रूप से उभरे। वे सैकड़ों आकृतियों में थे और उनके शरीर से छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक की आभा महसूस की जा सकती थी। तुम इसके लिए अयोग्य हो। मैं अपने शब्द वापस नहीं लूंगा, रोहन ने कहा, क्योंकि उसके सभी जानवरों के आह्वान जेरा की ओर टूट पड़े, जिसके कंधों से तुरंत 3 और हाथ फट गए और उन पर अत्यंत शक्तिशाली सुनहरी रोशनी के साथ तलवारें चमक उठीं। प्राणी से 10 मीटर की दूरी पर पहुंचकर जेरा के हाथ रोहन की आंखों के लिए भी समझ से परे गति से चलने लगे, क्योंकि हजारों ब्लेड की रोशनी ने पूरी दुनिया को भर दिया और मक्खन में चाकू की तरह एक विशाल अंतहीन रक्तपात हुआ, क्योंकि ब्लेड की रोशनी ने जेरा के चारों ओर जाल का एक कोकून बना दिया, जो किसी भी प्राणी को चीरकर अलग कर देता था जो उसके करीब आने की हिम्मत करता था। और बिना एक इंच भी रुके वह रोहन की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से गहरी और जानलेवा मुस्कान थी। परम सर्वश्रेष्ठ सम्राट की चरम कला, अंतहीन उत्पात। रोहन ने शांति से पढ़ा और तुरंत पोर्टल से बाहर निकलने वाले प्राणियों की संख्या 3 गुना हो गई, और जैसे कि मृत्यु का कोई एहसास न हो, वे सभी दिशाओं से जेरा पर झपट पड़े। भले ही वे पूरे आकाश और पृथ्वी को ढक लें, मैं उन्हें तब तक चीरता रहूंगा जब तक उनकी राख भी न बचे। जेरा ने कसम खाए। उसकी छाती से 3 और भुजाएं निकल गईं और उसके हाथ में और भी हथियार दिखाई देने लगे, क्योंकि क्रूर नरसंहार जारी रहा। अंतहीन उत्पात। ये वैसा ही था जैसा रोहन ने कहा था। जानवर जेरा पर लगातार हमला करते रहे, जैसे कि वे वास्तव में अंतहीन थे, और जेरा पागलों की तरह लड़ता रहा, अपने रास्ते में आने वाले हर जानवर को चीरता हुआ, जैसे वह रोहन की ओर बढ़ रहा था, कदम दर कदम। चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिकते हो, रोहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जैसे ही 30 मिनट तेजी से बीत गए। लाशों का एक पहाड़ पहले ही सीधे आसमान तक पहुंच चुका था और पूरी धरती चारों ओर हुई भीषण हत्या से गहरे लाल रंग में रंग गई थी। और अभी रोहन का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था, क्योंकि उसने जमीन पर अपने जीवों की कतार देखी। सभी मर चुके थे और उनके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि 6 भुजाओं वाला इंसान था, जो वर्तमान में रंगा हुआ था लाल रंग का लबादा। उसकी शर्ट फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई थी। उसकी दाहिनी आंख पर एक गहरा कट का निशान था जिसने आंखों को बंद कर दिया था, और उसकी बाहों पर कई जगहों पर अलग अलग निशान थे। फिर भी वह वहीं खड़ा रहा। उसकी बची हुई बाईं आंख इतनी तीव्र हत्या के इरादे से लहरा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हत्या करने वाला देवता सर्वोच्च स्वर्ग से उतरा हो।
तुमने उन सभी को मार डाला? रोहन ने चौंक कर पूछा क्योंकि उसने जो द्वार खोला था वह बंद हो गया था। थकावट की एक ऐसी आह जो उसने तब से पहले कभी नहीं देखी थी जब से उसे यह कला दी गई थी। तुम खुद को जानवरों को काबू करने वाला कहते हो और फिर भी तुमने कुल 6000 जानवरों की बलि दी है। तुम्हारे जैसे कूड़े को भी जानवरों को काबू करने वाला कहा जा सकता है? मेरे साथी के योग्य? ज़ेरा ने एक उदासीन नज़र से पूछा क्योंकि उसके सिर से खून टपक रहा था जो उसके पूरे चेहरे पर बह रहा था। तुम कौन है? रोहन ने चौंक कर पूछा और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया जब अचानक ज़ेरा जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया और उसके ठीक 1 इंच पीछे दिखाई दिया। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें खोई हैं, इसलिए अब जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसके लायक हूं और मैं किसी को भी इसे मुझसे छीनने की इजाज़त नहीं दूंगा फिर से। ज़ेरा फुसफुसाते हुए धीरे धीरे दूर चला गया और केवल रोहन को अंतरिक्ष में अडिग छोड़ दिया और अगले ही पल वह अंतरिक्ष से गायब हो गया। असंभव, असंभव! दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत की दहाड़ अचानक टूर्नामेंट के मंच पर गूंज उठी जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखने लगा। और अगले ही सेकंड में एक शरीर पोर्टल से टपका और धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अजीब बात यह है कि भीड़ को उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी जब तक कि वह जमीन पर नहीं गिर गया और तुरंत कबीले के दूत से सभी अपने पैरों पर खड़े हो गए। बाडू रोल! तुरंत शरीर जमीन पर गिर गया, उसका सिर तुरंत उसकी गर्दन से अलग हो गया और शरीर से खून नल की तरह बह रहा था। कोई मर गया। क्या ये रोहन नहीं है जिसके बारे में अफवाह है कि वह प्रथम श्रेणी के रुमोरा कबीले का 10,000 साल का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? प्रोडिजीज युद्ध कार्यक्रम में उसका सिर काट दिया गया था। युद्ध के मंच पर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली दबाव के रूप में सदमे की चीख गूंज उठी। मैं इसके लिए स्पष्टीकरण मांगता हूँ। क्रोध की गर्जना एक सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से निकली जो तुरंत अपने बैठने की जगह से उछल पड़ा और दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत के सामने तुरंत प्रकट हुआ। आपने कहा हमारे प्रतिभाशाली लोगों के मरने की कोई संभावना नहीं है, फिर आप ये क्यों समझा रहे हैं? वह गुस्से में दहाड़ उठा जब अचानक काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट हुआ और एक आकृति तुरंत स्टेडियम की दूर की दीवार से टकरा गई और तुरंत बूढ़ा व्यक्ति दीवार पर कील से ठोंक दिया गया। उसकी छाती पर एक विशाल हथेली का निशान था और उसका सिर एक तरफ टपक रहा था, उसके होठों से खून बह रहा था। अध्याय 525 ज़ेरा की बैकअप योजना। और धीरे धीरे दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने अपना दाहिना हाथ नीचे कर दिया। छाती पर एक ही तमाचे से एक सच्चे ब्रह्मांड मूल रैंक विशेषज्ञ को बिना किसी प्रतिरोध के दीवार पर ठोंक दिया गया। परीक्षण के परिणाम के बावजूद हम अभी भी ऊपरी क्षेत्रों के भगवान के क्षेत्र के दिव्य संप्रदायों के दूत हैं। एक गलती उस परिणाम को नहीं बदलती है, नहीं इसका मतलब है कि केवल ब्रह्मांड मूल रैंक पर एक कमजोर व्यक्ति द्वारा भौंकना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और इसीलिए मैंने उसे अभी भी जीवित रहने दिया। दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत ने भावशून्य भाव से कहा। उसके स्वर में जरा भी दया नहीं थी और स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। उस लाश को मेरी नज़रों से दूर करो इससे पहले कि मैं उसे राख में बदल दूं, उसने आदेश दिया, रोहन की लाश पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए। जैसे ही 2 एंजेलिया रेस आयोजक तुरंत आगे बढ़े और रोहन और उसके दूत के शव को जल्दी से ले गए जिसे दीवार पर कीलों से ठोंका गया था। और एक बार फिर शांति छा गई क्योंकि विभिन्न कबीले के दूत चुप रहे, लेकिन कोई भी आसानी से देख सकता था कि कमरे में माहौल थोड़ा बदल गया था। अब प्रतिभाओं का भाग्य सुरक्षित नहीं था। दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत द्वारा किसी भी प्रतिभा को उनकी मृत्यु से पहले बाहर निकालने में सक्षम होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं होने का वादा अब टूट गया था और स्वाभाविक रूप से सभी को अपने विभिन्न प्रतिभाओं की चिंता थी। क्या आप हमें समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है, फूजा तोमारा? यह उच्च स्वर किसी और से नहीं बल्कि परिवर्तन संप्रदाय के प्रमुख दूत से निकला। अपनी सीट से शालीनता और गरिमा के साथ उठकर वह दिव्य युद्ध संप्रदाय के दूत की ओर चली गई, यहाँ तक कि बिना किसी सम्मान के उसे उसके नाम से पुकारा। और अब उसकी अभिव्यक्ति उसकी पिछली मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति से बदलकर गंभीरता में बदल गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? युद्ध संप्रदाय के दूत फुजा ने कहा जब सुनहरे बालों वाली महिला उसके सामने आई। तुमने वादा किया था कि तुम्हारे क्षेत्र में कोई नहीं मरेगा और अभी अभी किसी की मृत्यु हुई है और एक अन्य को न्याय चाहने के कारण आधी मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या तुम इसका कारण बता सकते हो? उसने एक बार फिर पूछा, क्योंकि दिव्य ईथर संप्रदाय को उसके सामने उठने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वह फुजा की ओर बढ़ने से रोक गई। मेरे रास्ते से हट जाओ, बूढ़े आदमी, उसने उदासीन भाव से कहा, लेकिन दिव्य ईथर संप्रदाय के दूत को किसी भी तरह से बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कि इसे जिस तरह से आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा जब सुनहरे बालों वाली महिला ने पीछे मुड़ने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऊपरी क्षेत्रों के निचले क्षेत्र की जातियां अब हमारे शब्दों पर संदेह करती हैं और भले ही वे चुप रहें, लेकिन अब उनका हम पर विश्वास कम हो गया है। ऐसा हजारों सालों में पहले कभी नहीं हुआ है, उसने दोनों पुरुषों की ओर पीठ फेरने से पहले कहा।
मुझे उम्मीद है कि तुम ब्रह्मांडीय संबंध नियम तोड़ने के लिए तैयार हो, उसने कहा और ध्यान में अपनी आंखें बंद करने से पहले शाही अंदाज में अपनी सीट पर वापस चली गई। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु को कैसे नहीं रोक पाए? तुम अपने डोमेन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हो, दिव्य ईथर संप्रदाय के बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए पूजा से कहा, जिसका चेहरा भी भ्रम में सिकुड़ा हुआ था। वह ब्लेड लाइट, यह मेरे डोमेन को आदेश देने की तुलना में तेजी से चमकती थी, कैस्पा ने समझाया, जबकि दिव्य ईथर संप्रदाय के बुजुर्ग ने नाक सिकोड़ी। हाँ, ठीक है, ब्लेड की रोशनी तुम्हारे विचार से भी तेज थी। मुझे नहीं पता कि इस आधी सदी में निचले लोगों के प्रति आपके मन में क्या नफरत है, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि इसे तुरंत शांत कर दें। दिव्य ईथर संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सलाह दी, इस आकलन के खत्म होने का इंतजार करते हुए, और उम्मीद है कि कोई और मौत या अप्रत्याशित परिस्थितियां न हो। पानी के छींटे पड़ने की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जैसे कि एक आकृति का सिर बहती धारा से हिंसक रूप से उभरा, उसके पूरी तरह से टोंड और मांसल शरीर से गर्म भाप उठ रही थी। सफ़ेद बाल उसके कंधों से नीचे गिर रहे थे। जैसे ही ज़ेरास छोटी सी धारा से सीधा खड़ा हुआ, पानी के छोटे छोटे घूंट ले रहा था, और उसके बगल में एक और छोटा सिर पानी से बाहर निकला, जिससे पता चला कि यह एक बिल्ली का था, जिसने ज़ेरास को चंचलता से म्याऊं किया, जिसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से बड़ी मुस्कान दिखाई दे रही थी। तुमने उसे मार डाला, सिस्टम की आवाज़ अचानक गूंजी जब ज़ेरास ने छोटी सी धारा से फ्लफी को पकड़ा और किनारे की ओर चलने से पहले उसे अपने कंधे पर रखा। हाँ, क्यों? ज़ेरास ने अपने एक सवाल का जवाब देने से पहले जवाब दिया। मुझे परवाह नहीं है कि वह मरता है या नहीं, मुझे बस उसकी मौत की परिस्थितियों की परवाह है। उसने बस एक वाक्य कहा और आपने उसे इसके लिए मार डाला। यह उन ज़ेरास की तरह नहीं लगता जिन्हें मैं जानता हूँ, सिस्टम ने जवाब दिया और ज़ेरास ने भौहें चढ़ा दीं। मुझे लगता है कि आपके ज़ेरास ने हमेशा बदलाव नामक एक निरंतर चीज़ का अनुभव किया है, ज़ेरास ने जवाब दिया। क्या आपको डर नहीं है कि यह आपके लिए उल्टा पड़ेगा? किस तरह से? तीनों संप्रदायों ने किसी के न मरने का दावा किया, विभिन्न कुलों को उनके वचन दिए, और अब आपने किसी को मार दिया। आपने विभिन्न कुलों और 3 दिव्य संप्रदायों के लिए भी सिरदर्द पैदा कर दिया और उन्हें अपने वादे तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं, आप पर नज़र रखी जा रही है, जिसका अर्थ है कि वे जान जाएंगे कि आपने ये किया है, एक बार जब आप बाहर निकल जाएंगे। क्या तुम्हें डर नहीं है कि 10,000 परिवर्तन इस आधार पर तुम्हें स्वीकार करने से मना कर देंगे? सिस्टम ने पूछा और ज़ेरास ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं मानता हूं कि यह जल्दबाजी थी, लेकिन अगर मुझे दूसरा मौका दिया जाता तो मैं फिर भी वही करता, ज़ेरास ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया। क्या तुम्हें वाकई 10,000 परिवर्तन संप्रदाय में शामिल होने की परवाह है? हाँ, मुझे परवाह है, लेकिन कुछ कार्य आवश्यक हैं, चाहे वे मेरे लक्ष्यों के लिए कितने भी हानिकारक क्यों न हों। अगर मैंने उसका सिर उसकी गर्दन से अलग नहीं किया होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करता, और उसके परिणामस्वरूप जो कुछ भी हुआ, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। अगर किसी भी संप्रदाय ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं सिगार का एक पैकेट लूंगा और उसे पी जाऊंगा। उसके बाद मैं एक और मौका तलाशूंगा, ज़ेरास ने बेपरवाह रवैये के साथ जवाब दिया, लेकिन अचानक दूर से एक विस्फोट उसकी ओर बढ़ा, जिससे ज़ेरा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। शॉकवेव में उतार चढ़ाव उन्हें उनमें से एक बहुत परिचित लगा। अध्याय 526, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। बूम, धमाका, विनाशकारी विस्फोटों की आवाज़ शक्ति और बिजली की तीव्रता के साथ आगे बढ़ी, क्योंकि अंधेरे की सैकड़ों लंबी किरणें हवा को चीरती हुई उसके रास्ते पर बेरहमी से फायर कर रही थीं। उन लंबे खंभों का स्रोत कोई और नहीं बल्कि एक विशाल काले रंग का 5 सिर वाला हाइड्रा था, जो अपने मुंह से विनाशकारी बैंगनी किरणों के बड़े बड़े टुकड़े निकाल रहा था। आसमान में सुनहरी रोशनी भयावह गति से चमक रही थी, क्योंकि 5 आकृतियां, जिनमें से प्रत्येक के पास कुल 4 पंख थे, बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़ रही थीं, अपने पंखों के हर फड़फड़ाहट के साथ आकाश धब्बेदार ब्लेड वाले पंख भेजते हुए आकाश में इधर उधर भाग रही थीं। उनकी लड़ाई बेहद क्रूर थी, क्योंकि प्रत्येक ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन फिर भी कोई भी आसानी से अनुमान लगा सकता था कि लड़ाई का विजेता कौन था। 5 सिर वाला हाइड्रा न केवल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसकी गति बहुत धीमी थी, बल्कि वह संख्या में भी 5 से 1 के अनुपात में बहुत अधिक था। लेकिन विनाश के दृश्य पर कोई भी व्यक्ति उन 4 पंखों वाली जातियों में से कुल 3 को जमीन पर देख सकता था। उनके शरीर से खून टपक रहा था, उनके शरीर पर काली नसें थीं, मानो उन्हें किसी विष से जहर दिया गया हो जो उन्हें धीरे धीरे मार रहा हो। आप वास्तव में कोलोसल डिवाइडर के सबसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि 8 से 1 की लड़ाई में भी आप हम में से 3 को हरा सकते हैं और हम शेष 5 के हमले को रोक सकते हैं। लेकिन आप चाहे जो भी करें, आप आज भी यहाँ अपंग रहेंगे। एंजेलिया जाति के विशेषज्ञों में से एक की आवाज़ गूंजी, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था, क्योंकि वह तेजी से इधर उधर घूम रहा था, हाइड्रा पर सैकड़ों ऐसे तीखे ब्लेड फेंक रहा था और उसकी त्वचा में जोर से छेद कर रहा था।
लेकिन अपने तराजू से बहते खून के बावजूद उसने शक्ति के साथ लड़ाई की और निर्दयता से ऊर्जा की उन विनाशकारी किरणों को बाहर निकाला जिसने उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। बेशक वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हाइड्रा परिवार की राजकुमारी शिलेरिया थी। अपनी सारी शक्तियों के साथ एंजेलिया जाति के खिलाफ बचाव करते हुए उसकी आंखें बहुत जुरीदार थीं, लेकिन एक ऐसे समूह के खिलाफ लड़ना जो उसके समान ही खेती के स्तर पर है और साथ ही प्रथम श्रेणी के कबीले के प्रतिभाशाली लोगों के खिलाफ लड़ना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन उपलब्धि थी, इस तथ्य के कारण कि उसकी ऊर्जा बहुत सीमित थी और जल्द ही उसका मन समाप्त हो जाएगा। उसके प्रतिद्वंद्वी भी इस तथ्य से बहुत अवगत थे और जितना संभव हो सके उसकी मन ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए अपनी लड़ाई को जितना संभव हो उतना लंबा खींचने की उम्मीद कर रहे थे। और 1 घंटे के बाद आकाश एक बार फिर से काला हो गया क्योंकि एक विशाल दबाव उसके विशाल शरीर पर पड़ा, उसे मजबूती से जमीन में दबा दिया और अगले ही सेकंड में उसका मन पूरी तरह से समाप्त हो गया और वह वापस अपने मानव रूप में लौट आए। दबाव इतना शक्तिशाली था कि एंजेलिया जाति के विशेषज्ञ भी जमीन पर वापस जाने को मजबूर हो गए, लेकिन उनकी लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी क्योंकि वे घुटनों के बल बैठी राजकुमारी सेलेरिया के करीब पहुंच गए थे, जिसने अपने सांप के नुकीले दांतों को बाहर निकाला, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथों में से एक ब्लेड उसके चेहरे के किनारे पर जोर से लगा और वह तुरंत जमीन पर गिर गई। बुरी जाति इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है, खासकर तुम जैसी जाति के लिए नहीं, जो बड़े भक्षक हैं और जो बढ़ने के लिए दूसरे कुलों को खा जाते हैं। महान सेराफिम की आज्ञा के तहत मैं अब तुम्हें अपने अपराधों के बारे में सोचने और उन अनगिनत आत्माओं से बदला लेने के लिए नरक के सबसे अंधेरे गड्ढे में भेजूंगा जिन्हें तुमने इस स्तर तक पहुंचने के लिए खा लिया है। एक एंजेलिया जाति ने अपने सिर पर एक छोटा सा मुकुट पहने हुए कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंतरिक्ष के शून्य से एक बड़ा सुनहरा ब्लेड निकाला। तुम सब सिर्फ कमीनों का एक समूह हो जो अपनी खाल से डरते हो और सोचते हो कि तुम शासन कर सकते हो, उन लोगों पर अत्याचार करके जिनकी क्षमताएं तुम्हें डरती हैं कि एक दिन वे तुम्हें बुराई के नाम पर चुनौती दे सकते हैं, और कुछ को इसलिए ऊंचा उठाते हो क्योंकि वे कमजोर हैं जो तुम्हारे तरीकों को चुनौती नहीं दे सकते। इसमें क्या अच्छा है? राजकुमारी शाइलेरिया ने अपने नुकीले दांतों के बीच से आवाज निकाली जब एक लात उसके गाल पर लगी। उसे पीठ के बल गिराते हुए एंजेलिया आदमी ने अपनी तलवार सीधे उसकी नाभि पर उठाई। मेरे पास बुराई की बातें सुनने के लिए कान नहीं हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम यहाँ सीधे नहीं मरोगे, एंजेलिया ने उपहास करते हुए कहा क्योंकि तलवार को और ऊपर उठाया जा रहा था। एक दिन मुझे यकीन है कि अच्छाई के बैनर तले तुम्हारा दुष्ट शासन नष्ट हो जाएगा और तुमने विभिन्न निर्दोष जातियों के साथ जो किया है उसके लिए तुम्हें 10 गुना भुगतान करना होगा। उसने अपने अंतिम शब्द कहे, उसकी आंखों में घृणा और अनिच्छा चमक रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर कोई ऊपरी लोकों में अपंग हो जाता है तो उसका भाग्य त्याग दिया जाता है और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और दृढ़ विश्वास के साथ हेड्स ने अपनी तलवार को हवा में ऊपर उठाया और अगले ही पल उस पर मौजूद सभी रून सक्रिय हो गए और अगले ही पल उसने उसे राजकुमारी स्किलेरिया की नाभि के ठीक नीचे गिरा दिया। वह सटीक क्षेत्र जहां उसका मैनाकोर स्थित था। एंजेलिया द्वारा उठाए गए चारों लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। हालांकि वे पहले ही दुष्ट जातियों के 15 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को अपंग बना चुके थे, फिर भी उन्हें किसी व्यक्ति पर इस तरह का खौफ ढाने का दृश्य दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज लगा। और जब उन्हें उम्मीद थी कि तलवारें मांस में घुस जाएंगी, उसके बाद दर्द की चीखें। क्लैंग। उन्होंने जो सुना वह धातुओं के आपस में टकराने की आवाज थी। जब हेड्स की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, उस अजीब आकृति को देखकर जो अचानक प्रकट हुई थी और उसके हाथ सीधे ब्लेड के नीचे थे जिससे ब्लेड राजकुमारी स्किलेरिया की नाभि में घुसने से सिर्फ 1 इंच दूर रह गया। ड्रिप। कटे हुए हथेलियों से बहुरंगी खून बह रहा था। नीचे की सफेद पोशाक पर दाग लग गया था, जबकि जेरास ने हेड्स को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाने से पहले एक उदासीन भाव से खून को देखा। तुम अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? अध्याय 527। एक बहस। ये सवाल एंजेलिया जाति के चारों लोगों के लिए एक झटका था जो तुरंत तेजी से पीछे की ओर कूद गए, और यही बात हेड्स के लिए भी कही जा सकती है। ये चिंता का कारण था क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह अचानक उनके सामने कैसे आ गया। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने एंजेलिया की प्रसिद्ध लाइट स्वॉर्ड की धार को तब पकड़ लिया था जब वह सक्रिय थी, और न केवल उसके हाथ कटे नहीं बल्कि जो घाव खुल गया था वह तुरंत उनकी आंखों के सामने बंद हो गया। तुम कौन हो? हेड्स ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने ऐसी अजीब जाति देखी थी जो बिल्कुल उनकी तरह दिखती थी लेकिन उसके पंख नहीं थे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? जेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे लगता है कि तुम धार्मिक जाति का हिस्सा हो और महान सेराफिम ने मुझे दुनिया में बुराई को सुनिश्चित करने का काम सौंपा है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके जैसी दुष्ट जाति के प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हारी हरकतें मेरे रास्ते में बाधा बन रही हैं, या मैं गलत हूँ? हेड्स ने पूछा और उसने अपने बगल में बड़ी तलवार को कील से ठोंक दिया। ये कुछ ऐसा था जो उसके जैसे छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक के लिए भी बेहद मुश्किल था, और उसके पास इसे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम शुरू से ही गलत हो।
मैं बुरी या अच्छी जातियों का हिस्सा नहीं हूँ और मुझे कभी पता नहीं चला कि कोई भेद है या इस पर भेद किसने किया। मैंने अभी अभी अपने एक पुराने दोस्त को देखा जो लगभग मारा जा रहा था, ऐसे ही बेवकूफ़ी भरे कारण से, और मैंने हस्तक्षेप किया। इससे ज़्यादा या कम कुछ नहीं। हम उसके जैसे नहीं हैं और बेवकूफ़ी भरे कारणों से हत्या नहीं करते। उसने हजारों लोगों को खाकर इस मुकाम पर पहुंची है। ये सामूहिक हत्या है जिसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है ताकि वह उन निर्दोष लोगों की हत्या के लिए मौत के मुंह में समा जाए जिनका उसने वध किया है। और तुम उन दुष्ट प्रतिभाओं की भरपाई कैसे करोगे जिन्हें तुमने अपंग बना दिया है? ये सैकड़ों वर्षों की मेहनत का एक झटके में खत्म हो जाना है। मेरे हिसाब से यह हत्या से भी बदतर है, ज़ेरास ने जवाब दिया। जहां वह खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा है, दुष्ट, और हमने इसे रोकने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने हजारों और आत्माओं को बचाया है जो अगर वह अपनी साधना जारी रखती तो खाली जाती। तुम्हारे हिसाब से यह एक दुष्ट कृत्य है, हेड्स ने गरिमापूर्ण भाव से कहा जब ज़ेरास युद्ध के दृश्य की ओर मुड़ा और उसने एंजेलिया जाति के 3 या उससे अधिक विशेषज्ञों को देखा जो जमीन पर लेटे हुए थे। उनके शरीर पर काली नसें थीं। और तुम अपने कबीले के लोगों को कैसे समझाओगे जो जमीन पर मर रहे हैं? वे दोनों वहां सिर्फ 30 सेकंड में मर जाएंगे और तब उन्हें जिंदा बचाना बहुत देर हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि उन्हें दैवीय संप्रदाय के दूतों द्वारा बचाया जा सकता है, लेकिन भले ही यह कोई परीक्षा न हो, मैं आपकी आंखों में जरा सी भी चिंता नहीं देख रहा हूं। क्या यह आपके लिए बुरा नहीं है? ज़ेरास ने बेचारे आत्माओं को देखकर पूछा जो जहर को खुद को मारने से रोकने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर वे मरते हैं तो वे एक महान भलाई के लिए मरते हैं। उन्होंने बुराई के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, बदले में हजारों आत्माओं को बचाया है। ये किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए एक अच्छा काम है, हेड्स ने उचित उत्तर दिया, जबकि ज़ेरास ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। टस्क टस्क टस्क। निश्चित रूप से आपका दिमाग अच्छी तरह से धोया गया है। आपका सेराफिम पुरस्कार का हकदार है। ज़ेरास ने प्रशंसा करते हुए लकवाग्रस्त राजकुमारी सेहलेरिया की ओर चलते हुए उसे अपनी बाहों में लिया और फिर एक बार फिर सीधा खड़ा हो गया। लेकिन अगले ही पल आकाशीय हवाएं उस जगह पर चली गईं, क्योंकि 3 अन्य एंजेलिया जाति ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। मुझे डर है कि तुम उसके साथ नहीं जा सकते, हेड्स की शांत आवाज उसके पीछे से आई जब ज़ेरास ने एक तरफ मुड़कर उन 3 हेड्स को देखा जो उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार थे। जब तक, ज़ेरास ने पूछा, जब तक तुम भी उसके साथ मरना नहीं चाहते, हेड्स ने कहा, क्योंकि जगह में दबाव बहुत बढ़ गया था। आह एंजेलिया जाति, ज़ेरास ने एक उदास भाव के साथ कहा। अगर मुझे सही से याद है तो तुम ऊपरी क्षेत्रों के तीसरे सबसे प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी के कबीले हो। क्या होगा अगर तुम सब यहाँ मर गए? तुम्हारा वंश मेरी गांड के लिए आएगा, और यदि वे 3 संप्रदायों के संरक्षण के कारण मुझे नहीं पा सके तो वे निश्चित रूप से मेरे पीछे की जाति पर अपना गुस्सा उतारेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि वह तुरंत कुचल दिया जाएगा। परिणाम ये कुछ ऐसा है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक वादा किया है, ज़ेरास ने उदास भाव से कहा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ युवा, ज़ेरास ने कहा और उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। उसकी आवाज़ नरक के सबसे गहरे प्राणी की तरह काली लग रही थी। अपने सेराफिम से कहो, उसका मार्ग केवल ऊपरी क्षेत्रों में मौजूद सभी जातियों के विनाश को लाएगा। अपने कुलों पर एक एहसान करो और उन्हें उनके दर्द से मुक्त करो, और मैं अपने दोस्त को उसके दर्द से मुक्त करूंगा। इस तरह तुमने 4 लोगों की जान बचाई होगी। यही मेरी अच्छाई की व्याख्या है, अगर यह मौजूद भी है, ज़ेरास ने उत्तर दिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। एंजेलिया जाति विशेषज्ञ के सामने पहुंचा जिसने उसका रास्ता रोका था। ज़ेरास के आदेश पर उसकी आंखों में तारे के छींटे घूमने लगे। भागो! और एक खराब रोबोट की तरह एंजेलिया आदमी हवा में ऊपर उठा और एक शूटिंग स्टार की तरह दूर तक उड़ गया, जिससे घटनास्थल पर मौजूद हर किसी के मुंह खुले रह गए। आखिरकार, आप सभी इतने कमजोर दिल वाले हैं। न्याय के लिए मरने को तैयार एक जाति से मुझे और भी उम्मीद थी। ज़ेरस ने अपने रास्ते पर चलने से पहले मजाक किया, क्योंकि हेड्स की आंखों में तीव्र क्रोध चमक रहा था। वह अपने बचे हुए कबीले के लोगों को हमला करने का आदेश देने वाला था जब अचानक वह रुक गया, क्योंकि उसके हाथों में बड़ी तलवार अचानक लगातार चमक रही थी। महान सेराफिम, हेड्स ने चौंक कर कहा, और वह जमीन पर झुक गया और अपनी आंखें बंद करने से पहले ब्लेड पर एक हथेली रखी। 3 सेकंड बीत गए और तुरंत हेड्स की आंखों से रोशनी की एक चमक फूट पड़ी जब वह उस जगह को देखने के लिए मुड़ा जहां ज़ेरस अभी अभी गया था। उसकी आंखें बेकाबू सदमे से चमक रही थीं। अध्याय 528, 2 बार और उसकी जान बचाना। हमारे कबीले की आत्मा की थाली अभी अभी आधी टूटकर बिखर गई। महान सेराफिम से सुने गए शब्द उसके कानों में लगातार गूंज रहे थे जब उसने ज़ेरास को क्षितिज में गायब होते देखा। यह उसके कारण नहीं हो सकता। मैं खुद चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो, मैं आदेश देती हूँ। ज़ेरास ने अपनी बाहों में मौजूद महिला की ओर भौहें चढ़ाते हुए गुस्से की दहाड़ लगाई, जो बीमार बूढ़ी दादी की दहाड़ से भी कमजोर लग रही थी। मुझे देखने दो, उसने सोचा। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने उसकी टांगों को देखा।
तुम्हारे पैर वैसे नहीं हैं जैसे मैंने उन्हें याद किया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी सारी हड्डियां पेस्ट में बदल गई हैं। अगर तुम इस चोट के बाद अगले 2 महीने तक चल सको तो यह चमत्कार होगा, ज़ेरास ने एक उदासीन भाव से बताया। जैसे ही उसने अपनी भौहें से कुड़ी, उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। ओह, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नई जैसी हो जाऊंगी, शायद तुम्हें खा लेने के बाद नई से भी बेहतर हो जाऊंगी। उसने अविश्वसनीय रूप से भयावह भाव के साथ कहा। जैसे ही उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांत ज़ेरा के चेहरे की ओर बढ़ गए। लेकिन राजकुमारी स्काई हेलेरिया के लिए और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सामने खड़ा युवक पलक भी नहीं झपका रहा था, क्योंकि वह उसी शांत भाव से उसे देखता रहा और उसके नुकीले दांत उसकी दोनों आंखों के ठीक 1 इंच आगे आ गए। अब ये डरावना है, ज़ेरास ने नुकीले दांतों को देखते हुए कहा, जो 2 घुमावदार ब्लेड की तरह दिख रहे थे, और उनसे वह काला तरल पदार्थ निकलता हुआ देख सकता था जो उनमें मौजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विष को प्रकट कर रहा था। वह चीज़ आपको मार सकती है अगर यह आपके दिल तक पहुंच जाए और आप 50 साल तक इसके बारे में कुछ न करें। सिस्टम की आवाज़ ज़ेरा के सिर में गूंज उठी और वह मज़ेदार ढंग से हंसा। धीरे धीरे उसके नुकीले दांत उसके मुंह में वापस चले गए, जबकि राजकुमारी स्काई हेलेरिया ने उसे असमंजस में देखा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? उसने पूछा, जबकि ज़ेरास ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे डर नहीं है। ठीक है, तुम्हें डर होना चाहिए, वे मुझे बिना किसी कारण के एक विशाल भक्षक नहीं कहते। राजकुमारी स्काई हेलेरिया ने कहा। उसके शरीर से एक अजीब सी भयावह आभा निकल रही थी, जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी, क्योंकि आंसू और डरावनी चीखों की आवाज़ ज़ेरा के कानों पर हमला कर रही थी। लेकिन अजीब आभा के बावजूद उसने अपने चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। एक विशाल भक्षक, तुम्हें ऐसा कौन कहता है? ज़ेरास ने उत्सुक भाव से पूछा, जबकि राजकुमारी स्काई हेलेरिया ने उसे मूक भाव से देखा। मैं वही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जानते हो, उसने कहा, जबकि ज़ेरास ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम एक विशाल भक्षक हो। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम हाइड्रा परिवार की बीमार राजकुमारी सेहलेरिया हो, जिसने किसी जादुई तरीके से बेपरवाह मुझसे मेरी मेहनत से कमाई गई सारी दौलत छीन ली। ज़ेरास ने जवाब दिया। राजकुमारी सेहलेरिया की आंखें सदमे में चमक उठीं, लेकिन अचानक उसके होठों से दर्द की कराह निकल गई, क्योंकि ज़ेरास ने देखा कि उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली पड़ गई है। मेरी चोटें बहुत गंभीर हैं, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत है, उसने दर्द भरी फुसफुसाहट के साथ कहा। ज़ेरास ने उसे ज़मीन पर लिटा दिया और फिर ज़ोर से सांस छोड़ी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, उसने ज़ोर से कहा, और राजकुमारी सेहलेरिया उसकी घबराहट देख सकती थी। लेकिन वह चुप रही, क्योंकि उसने ज़ेरास को दोनों घुटनों पर बैठते हुए देखा और अचानक अपनी आंखें बंद करते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी नाभि क्षेत्र की ओर बढ़ाया। कुछ देर तक शांति छाई रही और कुछ भी नहीं हुआ, इससे पहले कि ज़ेरा के हाथों से अचानक सूक्ष्म हरी रोशनी राजकुमारी सेहलेरिया के शरीर में घुस गई, जिसकी लाल आंखें तुरंत हरी रोशनी में बदल गईं और उसके होठों से एक आह निकल गई। जीवन के एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध स्रोत के उसके शरीर में प्रवेश करने की भावना ने एक तीव्र झटका दिया, क्योंकि उसका क्षतिग्रस्त शरीर बिजली की गति से जल्दी से ठीक होने लगा। अभी रुको, सिस्टम अचानक ज़ेरा के सिर में दहाड़ उठा और उसने तुरंत अपनी सारी इच्छाशक्ति के साथ उस शक्ति को रोकने की इच्छा की, और अगले ही सेकंड में उसके हाथों से बहने वाली हरी ऊर्जा तुरंत बंद हो गई, क्योंकि ज़ेरास थकावट से पीछे की ओर गिर गया। यह एक साधारण उपचार क्षमता माना जाता था, यह इतना थकाऊ कैसे है? ज़ेरास ने अपने सिर में जोर से दहाड़ लगाए। उसे जो थकावट महसूस हुई वह ठीक वैसी ही थी जब वह महीनों पहले मूल से लड़ रहा था। यह कोई साधारण उपचार क्षमता नहीं है, यह एक सर्वोच्च जीवन शक्ति क्षमता है जो ठीक करने की क्षमता के साथ साथ मार भी सकती है। अगर आपने मेरे आदेश पर रुकने से इनकार कर दिया होता तो क्षमता का दूसरा पक्ष सक्रिय हो जाता और वह धमाके के साथ उड़ जाती, सिस्टम ने कहा, जैसे ही ज़ेरास को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक महसूस हुई। तुमने सिर्फ मुझे ठीक नहीं किया, तुमने मेरी रक्तपिपासा को ठीक किया। राजकुमारी स्काई हेलेरिया ने चौंक कर पूछा, जब ज़ेरास ने उसे अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हाथों को उसके गले पर रखते हुए देखा। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह क्षमता ऐसा भी कर सकती है। नहीं, ये सिर्फ अस्थायी है। असल में ज़ेरास कोलोसल डिवॉयर्स वास्तव में दुष्ट जातियां नहीं हैं। अधिकांश लोग इसके विपरीत तर्क देंगे, क्योंकि कोलोसल डिवॉयर्स वास्तव में बढ़ने के लिए अन्य जातियों को खाते हैं। लेकिन खाने की उनकी पागल इच्छा केवल तब आती है जब वे घायल होते हैं, क्योंकि लगभग कुछ भी उन्हें बचा नहीं सकता। उनके मूल के बारे में ज्ञान बहुत अधिक दूषित हो गया होगा और वे अपने सच्चे साधना पथ से भटक गए होंगे और बढ़ने के लिए दूसरों को खाने की अपनी आदिम क्षमता की ओर मुड़ गए होंगे। इस तरह उन्होंने ऊपरी लोगों का क्रोध अर्जित किया है। खोई हुई पीढ़ी की बात करें, सिस्टम ने उसे उत्तर दिया, क्योंकि ज़ेरास की आंखें उससे थोड़ी झुक गईं और बहुत प्रयास के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऐसा लगता है कि तुम पर मुझे 2 या शायद 3 और देने हैं, राजकुमारी स्काई हेलेरिया।
ज़ेरास ने कहा, लेकिन उसकी ओर देखने के लिए मुड़ते हुए उसने देखा कि उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें थीं, एक बड़ी मुस्कान के सामने जो एक ही समय में अविश्वसनीय रूप से दुखद थी। क्यों, तुम रो रही हो? ज़ेरास ने चौंक कर बड़बड़ाया, क्योंकि उसने उसके आंसू देखे जो और भी अधिक बह रहे थे, और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से। राजकुमारी स्काइहेलरिया अचानक उसकी ओर दौड़ी और ज़ेरास तुरंत वापस जमीन पर गिर गया। उठने की कोशिश करते हुए उसके शरीर की सभी हड्डियां लकवाग्रस्त हो गईं, जब उसने अपने होठों पर अजीब सी नमी महसूस की और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। अध्याय 529, एक बीमार भारी भक्षक का जीवन। यह एक चुंबन था, एक चुंबन जो हजारों भावनाओं से भरा था, क्योंकि राजकुमारी सिहेलरिया ने अपने सारे दर्द और दुखों को उस एक में डाल दिया था जिसने उसे जीने के लिए राजी कर लिया था। अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने के लिए एक दिन एक बार फिर से उसका चेहरा देखने की उम्मीद में। ज़ेरा का ये पहला मौका था। उसका दिमाग चूमे जाने की भावना को समझने में विफल रहा था, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के विपरीत जो आसानी से अपनी स्वाभाविक इच्छा के आगे झुक जाता और अधिक पाने की लालसा रखता, उसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। वह अजीब तरह से खुद को पूर्ण नियंत्रण में रखने में सक्षम था, लेकिन उसे दूर धकेलने के बजाय वह नीचे रहा और उसके बजाय उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह एक अजीब भावना को महसूस करने में सक्षम था, वह भावना जो चुंबन में संप्रेषित की जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे साल बीत गए हों। हालांकि सिर्फ 7 सेकंड ही बीते थे जब राजकुमारी स्काइहेलरिया ने संपर्क तोड़ा और उसकी छाती पर गिर पड़ी। उसके लंबे सफ़ेद बाल उन दोनों पर बिखर गए और साथ में रोने की आवाज़ भी आ रही थी। सब ठीक हो जाएगा राजकुमारी स्काइहेलरिया, सब ठीक हो जाएगा, उसने उसकी पीठ थपथपाते हुए और उसके उलझे हुए बालों को सहलाते हुए सांत्वना दी। तो तुम नारामा जाति के घेरे से कैसे बच पाए, या तुम किसी दूसरी जगह पहुंच गई हो? जिज्ञासा से भरी आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने उन लाल आंखों में देखा जिनमें फिर से ठंडक आ गई थी। हालांकि इस बार ठंडक थोड़ी कम हुई थी और वर्तमान में उसकी गोद में फ्लफी था, जिसे उसके जीवन का सबसे अच्छा पेट के नीचे सहलाया जा रहा था। मुझे उनके पैतृक मैदानों के ठीक बीच में पहुंचा दिया गया था। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि हमने उनके प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला है, क्योंकि उनकी आत्मा की प्लेट जो उन्होंने रखी थी टूट गई थी। और जब मैं वापस लौटी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा किस पर निकाला, राजकुमारी सिहेलरिया ने बताया। पहले उन्होंने 9 रातों तक यातना देकर मौत की सज़ा सुनाई थी, और फिर अगर मैं किसी रहस्यमयी तरीके से मौत से बच जाती तो सिर काटकर मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन मैं उन 9 रातों में से 8 रातें झेलने में सक्षम रही, क्योंकि तुमने मुझे जो अजीब शहद दिया था उसे चाटने के बाद मैं तुरंत मौत के कदमों से वापस लौट आई और एक बार फिर पूरी तरह से जिंदा हो गई। मेरे शरीर पर एक भी खरोंच नहीं आई। प्रशिक्षक सिहेलरिया ने बताया कि ज़ेरास को एक बार फिर उस अजीब शहद की याद आ गई जो उसने उन शापित मधुमक्खियों से चुराया था। ऐसा लगता है कि अंत में उसका प्रयास सार्थक रहा। मेरी जल्दी ठीक होने की क्षमता ने उनकी जिज्ञासा को जगा दिया था, और उनके कबीले के मुखिया ने 8वें दिन मेरे पास आकर जांच की कि मेरा वंश क्या है। इससे उन्हें पता चला कि मेरे वंश में कोलोसल डिवाइडर वंश है, राजकुमारी सिहेलरिया ने कहा, और ज़ेरा का दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इसका अंत अच्छा नहीं हो सकता था। मुझे सीधे मारने के बजाय उन्होंने शायद डर या नतीजों के कारण ऐसा नहीं किया, और अंततः मुझे दूसरी जाति, रूशिकेन जाति को बेचने का फैसला किया, जिन्होंने सांपों पर एक अजीबोगरीब प्रयोग करने पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। एक हाइड्रा होने के नाते ये व्यापार निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा था, और मैंने खुद को बौनों के एक मनोरोगी समूह की मुट्ठी में पाया जो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई खजाना हूँ। अपनी बीमारी के साथ मैं पहले से कहीं ज्यादा मौत के करीब था, और शहद की मात्रा भी सीमित थी। मैंने लगभग भाग्य पर भरोसा करना छोड़ दिया था, जब तक कि रूशिकेन जाति के पास एक विशाल भक्षक नहीं आया जिसने सांपों पर उनके अजीबोगरीब प्रयोगों के बारे में सुना था। मैंने देखा कि वे सभी खाए जा रहे थे, युवा और बूढ़े, उनमें से कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि सांपों के प्रयोग भी नहीं। वे सभी खाए जा रहे थे, लेकिन हाइड्रा ने मुझे भी खाने से ठीक पहले रुक गया। मैं अपनी बीमारी के कारण पहले से ही आधी मौत के करीब था, लेकिन उसने मेरी बीमारी को आसानी से ठीक कर दिया। लेकिन उसने तुम्हारी बीमारी को कैसे ठीक किया? तुम्हारा पूरा परिवार पृथ्वी पर ऐसा नहीं कर सका, भले ही तुम पूरी पृथ्वी के संसाधनों के साथ शीर्ष 9 परिवारों में से एक थे, ज़ेरास ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, जबकि राजकुमारी सिहेलरिया ने अपनी आंखें शराबी से हटाकर उसकी ओर देखा। मैं पहले से ही बीमार नहीं था, राजकुमारी सिहेलरिया ने कहा, जबकि ज़ेरा की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। मेरा वंश बहुत शुद्ध था और एक विशाल भक्षक के वंश में वापस आ गया। मुझे जो भी बीमारी महसूस हुई वह एक जीवित आत्मा को जीवित खाने की मेरी इच्छा के खिलाफ लड़ने के कारण थी। एक बार जब मैं मौत के दरवाजे पर था तो उसने बस एक रूशिकेन को मेरे पास फेंक दिया और मैं एक जानवर बन गया, उसे जीवित खा गया। उसके बाद मेरी कमजोरी दूर हो गई और मैं पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस कर रहा था।
अच्छी खबर लगती है, जेरास ने जोर से कहा, लेकिन वह देख सकता था कि राजकुमारी सेहेलरिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी और सिस्टम की आवाज़ जल्द ही उसके सिर में गूंज उठी। ऐसा नहीं है, वास्तव में यह शायद उसके जीवन में अब तक की सबसे बुरी घटना थी। सिस्टम ने जवाब दिया और जेरास के दिमाग में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी खुद की एक जाति की स्थापना की और यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर लिया। यह उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली सबसे अच्छी चीज़ थी, और अब सिस्टम उसे बता रहा था कि यह उसके साथ की जाने वाली सबसे बुरी चीज़ थी। इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी, राजकुमारी सेहेलरिया ने कहा और जेरा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तब से मैं अपनी नई इच्छा, जीवित आत्माओं को खाने की इच्छा को रोकने में असमर्थ रहा हूँ। जितना अधिक मैं खाता हूँ उतना ही इस इच्छा का विरोध करना कठिन होता जाता है और अंत में मैं पूरी तरह से इसके आगे झुक जाता हूँ। मेरी बीमारी ठीक हो गई और मैं अविश्वसनीय गति से बड़ा हुआ, लेकिन ये सब अपनी कीमत के साथ आया, जो मेरी मानवता थी। मैं हर बार इसे फिसलता हुआ महसूस कर सकता था, भले ही मैंने इसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, और अब मैं इसे पूरी तरह से खो चुका हूँ। अध्याय 530, तीसरा दबाव उतरता है। ये सुनकर वाकई दुख हुआ, लेकिन मेरे लिए सबसे दुखद बात यह है कि तुमने कहा कि तुमने अपनी मानवता खो दी है, जो मुझे नहीं लगता कि तुमने खो दी है। क्या तुमने खो दी है? जेरास ने भौहें उठाकर पूछा और उसकी लाल आंखों में देखा। उन आंखों में हरे से लाल रंग में बहुत बड़ा बदलाव आया था और उनमें वह एक जंगली जलते हुए क्रोध और खून की प्यास देख सकता था जो अभी दूर थी। वह केवल ये सोच सकता था कि एक बार जब वह खून की प्यास से पागल हो जाएगी तो क्या होगा। फिर भी उन आंखों में कुछ बचा था जो जंगली क्रोध से छिपा हुआ था, जिसने उसकी आंखों के अधिकांश हिस्से को घेर लिया था। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जवाब दिया और जेरास की भौहें चिंता में सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही शांत हो गईं। हाँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वे यहाँ ऊपरी क्षेत्रों में मनुष्यों से नहीं निपट रहे हैं, इसलिए उन्हें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि वे अभी भी अपनी मानवता बनाए रख सकते हैं या नहीं। एंजेलिया जाति, जो न्याय के पक्षधर थे, मूर्ख थे, जो बस अपने शिखर से दूर धकेल दिए जाने से डरते थे। अन्य कमतर जातियां या तो बस अपनी स्थिति को बनाए रखने और चुप रहने में सक्षम होने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जबकि कुछ साहसी केवल उच्च रैंकिंग के बारे में परवाह करते हैं, इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके कार्य अच्छे हैं या नहीं। कुछ ही दिनों में एक जाति का विनाश हो सकता है और लगभग किसी को भी इसकी परवाह नहीं होगी। यह ऊपरी क्षेत्र था। मानवता के दिल से ऐसी जगह का सामना करने की कोशिश करना शायद किसी के विनाश की ओर ले जाएगा। केवल एक चीज जो सुनी जाने की गारंटी थी, वह थी ताकत का रास्ता, जो अपने आप में प्रतिस्पर्धा का रास्ता था, जो अक्सर खून खराबे की ओर ले जाता था। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि प्रत्येक अपने विचारों में गहराई से डूब गया। हालांकि यह राजकुमारी सेहेलरिया के एक प्रश्न के कारण लंबे समय तक नहीं रहा। तो पृथ्वी कैसी चल रही है और तुम यहाँ कैसे आए? यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पृथ्वी अपनी शक्ति के स्तर पर यात्रा करने में सक्षम हो। इसके अलावा तुम इस घटना में किस जाति का समर्थन कर रहे हो? उसने बहुत सारे सवाल पूछे जो जेरास को संदिग्ध नहीं लगे। अगर वह राजकुमारी सेहेलरिया की तरह पृथ्वी को छोड़ देता तो उसे भी निश्चित रूप से पृथ्वी के बारे में जिज्ञासा होती। और अगले 4 मिनट तक उसने उसे सब कुछ समझाया कि वह कब चली गई थी और वह यहाँ कैसे आया, जिसमें जियारन और मनुष्यों के बीच युद्ध, उसका समाधान कैसे हुआ और वह कैसे इस झंझट में फंस गया। चीजें वास्तव में तेजी से आगे बढ़ीं। मुझे बस खुशी है कि पृथ्वी अभी भी जीवित है और अभी तक नष्ट नहीं हुई है। ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी को अभी अनंत क्षेत्रों की शीर्ष जातियों में से एक होना चाहिए। ड्रैगन, जिनसे वे कुछ हद तक डरते थे, एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे थे जिसने निस्संदेह उनके विकास और शक्ति को धीमा कर दिया। अभी उन्हें निर्विवाद राजा होना चाहिए। लेकिन मानवता मूर्ख है, इसने हमेशा अपने पैरों में गोली मारने का एक तरीका खोज लिया है और संभवतः किसी दिन अपने ही विनाश का कारण बनेगी, जेरास ने एक खर्राटे के साथ कहा। यह हमेशा इतिहास की किताबों में बहुत आम रहा है। अगर मानवता के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाले कोई बाहरी दुश्मन न होते तो यह अपने अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए आगे बढ़ता। वे तभी एकजुट रह सकते हैं जब किसी बाहरी खतरे का सामना करना पड़े जो उन्हें मिटा देना चाहता हो। क्या तुम, राजकुमारी स्काईहिलरिया पूछना चाहती थी कि अचानक पूरा आसमान अचानक से काला हो गया और उनके चेहरे अंधेरे को देखते हुए एक साथ सिकुड़ गए। ऐसा लग रहा है तीसरा दबाव उतरने वाला है, राजकुमारी स्काईहिलरिया ने पूरा किया, क्योंकि यह अंधेरा ठीक वैसा ही था जैसा तब होता था जब प्रत्येक दबाव उतरने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार यह अंधेरा था, अविश्वसनीय रूप से अंधेरा, और उसके नीचे जेरास उस छोटे से भूकंप को महसूस कर सकता था जो वर्तमान में चल रहा था। दबाव। जेरास ने चौंक कर सोचा, आकाशीय नीले रंग के प्रभामंडल को देखकर जो धीरे धीरे अंधेरे आसमान से बाहर निकल रहा था। फिर भी जेरास के लिए ये दिमाग सुन्न करने वाली गति से नीचे की ओर बढ़ रहा था। अगले सेकंड में बूम,
पूरी दुनिया बड़े पैमाने पर कांपने लगी क्योंकि डोमेन में गड़गड़ाहट हुई, जैसे कि 1 मिलियन मीटर टाइटन ने इसके केंद्र पर कदम रखा हो, और अचानक ज़ेरास के अस्तित्व से दिमाग सुन्न करने वाली शक्ति का एक स्तर आकाश में ऊर्जा के नीले गुंबद से टकराते हुए फट गया, जिससे उस पर और उसके चारों ओर 20 मीटर के दायरे में उसका उतरना धीमा हो गया, जिसने स्वचालित रूप से राजकुमारी सेहेलेरिया और फ्लफी की रक्षा की। लेकिन एक असामान्यता घटित हुई क्योंकि उसकी आभा द्वारा संरक्षित क्षेत्र धीरे धीरे अतिक्रमण कर रहा था और राजकुमारी सेहेलेरिया अपनी आभा को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसका चेहरा बदल गया जब उसने महसूस किया कि उसकी कमर के चारों ओर एक हाथ लिपटा हुआ है, और फिर अंतरिक्ष मुड़ गया क्योंकि पूरी दुनिया अचानक उसकी आंखों के लिए धुंधली हो गई। क्या? राजकुमारी सेहेलेरिया के होठों से आश्चर्य की आवाज निकली क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी गति से भाग रहा था कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली सी लग रही थी। ऊपर की ओर देखने पर वह ज़ेरा के होठों पर खून की लकीरें तैरती हुई देख सकती थी क्योंकि उसके नीचे 1000 पैरों वाला प्रेत दिखाई दे रहा था और वह तेजी से दूर भागता रहा। उसका दूसरा हाथ बिल्ली को पकड़े हुए था जिसे बेहोश कर दिया गया था। तीसरा दबाव, ये पिछले दो से अलग है। ज़ेरास ने उसके चेहरे पर सवालिया निगाह देखकर उसे जवाब दिया। एक जगह है जो इससे प्रभावित नहीं होती है। मैं यहीं जा रहा हूं, उसने निष्कर्ष निकाला और उसकी गति दोगुनी हो गई क्योंकि ज़ेरास ने ऊपर देखा और देखा कि नीला अवरोध अभी भी तेजी से जमीन के करीब आ रहा है। यदि आप नीले गुंबद से भाग रहे हैं तो हम उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, राजकुमारी सेहेलेरिया ने नीले गुंबद को देखते हुए कहा जो ज़ेरा के सिर से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर था। लेकिन अगले ही सेकंड में ज़ेरा की सूक्ष्म नीली आंखों में एक एकल तारा प्रकाश दिखाई दिया क्योंकि शेष सभी तारे फीके पड़ गए। अगले ही सेकंड में एक भंवर उसके ठीक सामने दिखाई दिया और उसका आकार तेजी से उसमें गायब हो गया, इससे पहले कि गुंबद भयावह गति के साथ उसकी सूक्ष्म छवि पर गिर पड़े। यदि दबाव का वह गुंबद नीचे गिरता है तो आप घायल हो जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं। सिस्टम की आवाज़ उसे सुनाई दी क्योंकि ज़ेरास ने अपने दांतों को और भी कसकर भींच लिया और अपनी सारी ताकत लगाकर भाग गया। हाँ, लेकिन फ्लफी तुरंत एक पैनकेक में बदल जाएगा और सेहेलेरिया की मृत्यु की संभावना आधे कदम दूर होगी। उसकी अंदरूनी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, ज़ेरास ने जवाब दिया और अगले ही पल उसकी नज़र दूर एक जगह पर टिक गई जहां नीला गुंबद पहले ही टकरा चुका था और तुरंत वह उस जगह की ओर आगे बढ़ गया। अगर तुम नीले गुंबद से भाग रहे हो तो हम उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, राजकुमारी सेहेलेरिया ने ऊर्जा के नीले गुंबद को देखते हुए कहा जो ज़ेरा के सिर से बस कुछ इंच की दूरी पर था। लेकिन अगले ही पल उसकी सूक्ष्म नीली आंखों में एक एकल तारा प्रकाश दिखाई दिया और अगले ही सेकंड में उसके ठीक सामने एक भंवर प्रकट हुआ और गुंबद के उसके विभाजित चित्र पर भयावह गति के साथ गिरने से पहले वह उसमें प्रवेश कर गया।